और जिस तरह से अब ये पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व डीजीपी एमपी, हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी यूपी। योगिता भयाना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अमृता त्रिपाठी सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ी, और डॉक्टर शोभा शर्मा मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द ही। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा और तनुश्री देसाई और अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी अरविंद कुमार जैन जी, आपकी ओर। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में आने शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब एक के बाद एक जांच की जा रही है, गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है, इस पूरे मामले को देखें तो आप किस तरह से ये मामला समझ पा रहे हैं, क्या कुछ माना जाए? देखिए, इसको तो मैं बिल्कुल एक प्री प्लान मर्डर मानता हूं। इसने दो परिवार बिल्कुल बर्बाद कर दिए इस लड़की ने। और एक अच्छा खासा भला आदमी जो बड़ा खुश दिख रहा है शादी के दौरान, जबकि मैंने कुछ जो विजुअल्स देखे हैं उसमें शैलेंद्र ये नहीं जुड़े लड़की, ना अभी? जिसमें ये लड़की जो है वो कभी कभी तो ऐसा लगता है ऐसे गुस्से में है। तो ऐसे में पेरेंट्स ने मजबूर करके इसकी शादी कराई। ये जो भी जिसने भी किया वो गलत किया। अपनी मर्जी से किसी को शादी करनी है, कोई एडल्ट है वो शादी अपनी मर्जी से कर ले, बजाय इसके कि ये रास्ता चुने कि हनीमून के दौरान ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और हत्या करा दे। ये बहुत ही एक खराब घटनाक्रम हुआ है, जिसका बड़ा प्रभाव पूरे देश की साइकी पे पड़ा है और लोगों पे पड़ा है। एक मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है उस पे चोट पहुंचाई गई है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो किलर्स हैं इस लड़की के खिलाफ, अभी पुलिस पूरे और सबूत जुटा रही है। पुलिस के पास ऑलरेडी सारी एविडेंसेस हैं, कब कब किसके टच में रही, कब 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 वो लोकेशन देती रही। क्योंकि राज कुशवाहा जो है, जो इसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, बिल्कुल। वो शिलोंग नहीं गया था, वो यहीं था। और जो किलर्स गए थे उनको लोकेशन दे रही थी, एक सुनसान स्थान पे ले गई, पीछे से उसके ऊपर वार किए गए और उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। ये बहुत ही खराब केस है और मैं समझता हूं कि बड़ी ठोस चार्जशीट पुलिस को शीघ्र से शीघ्र ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध लगानी चाहिए, जिससे कि जीवन भर वो जेल के बाहर ना निकल सके। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल मेरा ये है, क्योंकि इस पूरे मामले में कनेक्शन इंटरस्टेट का जुड़ गया, मध्य प्रदेश से मेघालय, मेघालय से उत्तर प्रदेश। अब जब इंटरस्टेट मामला जुड़ जाता है तो जांच में कितनी ज्यादा परेशानियां होती हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं? देखिए, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तीनों गवर्नमेंट, तीनों पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन पे काम कर रही हैं। जैसा भी सर ने बताया, जैन साहब हमारे लेजेंडरी ऑफिसर हैं, हम सब बहुत सम्मान करते हैं। और उन्होंने बड़े सूक्ष्म में बहुत डिटेल बता दिया, बहुत गूढ़ बात कह दी है उन्होंने कि चार्जशीट में सभी फैक्ट्स आना चाहिए। देखिए, घटना कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे जाते हैं, कैसे होते हैं, सब केस वापस जहाँ से घटना शुरू होती है वहाँ पे आ जाती है। और इसलिए इस केस में मध्य प्रदेश का मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी ट्रायल होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन जघन्य अपराधों का मतलब मॉनिटरिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और पुलिस को ये बताना पड़ता है कि उनका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है और ट्रायल तक कि उसका रिजल्ट तक। इतना मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप हुआ है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि बच तो नहीं सकते हैं, क्योंकि डीजीपी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री जी इंटरेस्ट ले रहे हैं, यूपी पुलिस इंटरेस्ट ले रही है। तो बचने की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। घटना बहुत दुखद है और ये समाज के बारे में एक ऐसा रिफ्लेक्शन है। लेकिन हम पुलिस वाले हैं, हमें तो अपना काम करना पड़ता है। हम इस पे नहीं जाते हैं कि क्या वैल्यूज़ हैं, क्या सिस्टम है। एजुकेशन में चलता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कोशिश करता है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, अवेयरनेस चलाती है। लेकिन हम पुलिस वाले, हमारा काम होता है इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड देन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको कन्विक्शन कराना। तो मैं अपने को यहीं लिमिट करूँगा
और सर ने इतने अच्छे से बोला है, इसलिए उन मामलों में मेरे पास जोड़ने को कुछ भी नहीं है। थैंक यू। योगिता जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आज का समाज काफी खौफनाक समाज दिख रहा है। अभी जो ड्रम वाला मामला था उसे ज्यादा दिन बीते भी नहीं है, हर किसी की जुबान में था, वो चर्चा का विषय बना हुआ था। अब यह नया मामला सामने आ गया है, हनीमून से जुड़ा हुआ है। कई तरह के मीम्स भी इसमें बन रहे हैं कि अब हनीमून में नहीं जाएंगे। खैर, ये मजाक की बात तो नहीं है, लेकिन ये एक भय की स्थिति जरूर पैदा कर रही है समाज में। आप बताइए कितने और केसेस है ऐसे। दो आपने बताया, ड्रम वाला मामला और आपने बोला मीम्स बन रहे हैं, बहुत गलत बात है। पहले भी बने मीम्स और ये आई थिंक दूसरा मामला है और 2-4 लोगों ने सुसाइड जो की, बहुत बहुत गलत है। बट यही न्यूज बन रहा है। आप देखिए, कल 9 साल की बच्ची का शव मिला दिल्ली के एक सेंटर में, बलात्कार के बाद हत्या। मेरी हेल्पलाइन नंबर पर कम से कम 10 ऐसे केस रोज आते हैं जहाँ बलात्कार और हत्या हो जाती है। महिलाओं के बहुत सारे केसेस आते हैं, वो तो न्यूज नहीं बन पाते हैं रोज। बट ये क्योंकि ड्रम आ गया और ये आ गया ड्रामेटिकली, कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि जब, क्योंकि क्राइम पर कोई कंट्रोल किसी का भी नहीं है और क्राइम डेफिनेटली इज नॉट जस्टिफाइड, बट यहाँ महिलाएं इन्वॉल्व हो गई, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मुझे हैरानी ये हो रही है कि इट इज डेफिनेटली इट शुड मेक न्यूज, एवरी केस शुड बी। बिल्कुल योगिता जी, और मेरे ख्याल से हम सारे मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो क्राइम किसी पुरुष के द्वारा किया गया हो, चाहे वो क्राइम किसी महिला के द्वारा किया गया हो, क्राइम क्राइम होता है और उसे हमेशा उठाना जरूरी है। यही दो बहुत बड़े मुद्दे बन गए, यही बहुत दो। रोज आदमी मारकर महिलाओं को कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो तो नहीं बनती खबरें, पर ये दो केस बड़ी खबर बन गई क्योंकि महिलाओं ने ऐसे अपराध कर दिया। अपराध तो अपराध है, गलत है, बट क्योंकि हमारे सोसाइटी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि महिलाओं ने ऐसा कर दिया है, तो वो न्यूज बनेगा। रोज 100 महिलाएं बलि चढ़ती हैं, वो किसी को नहीं दिखता है, तो ये गलत नैरेटिव है। आई थिंक आई शुड रिक्वेस्ट कि ये इसको सेंसेशनलाइज करके जो दिखाया जा रहा है, वो ना दिखा के अपराध को अपराध की तरह देखा जाए। एक महिला ने कर दिया, एक महिला ने ऐसा कर दिया, ऐसा ना करके अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल योगिता जी, वैसे यहाँ पर महिला का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर सामाजिक मानसिकता का जिक्र किया गया है कि आखिर हमारा समाज इतना क्रूअल कैसे होता जा रहा है, हमारा समाज इतना एग्रेसिव कैसे होता जा रहा है। आपने दो ही चीज जिक्र किया, आपने भी नीले ड्रम की बात की और आपने हनीमून की बात की, तो ये जो नैरेटिव है वो थोड़ा सा गलत है। नीले ड्रम की बात किया, नीले ड्रम की बात 50 औरतें मारी गई, वो तो किसी ने बात नहीं की। नीले ड्रम की बात सबको याद है। बिल्कुल, लेकिन मुद्दे सारे उठाए जाते हैं। बहरहाल योगिता जी, आपकी ओर वापस आऊंगी, अमृता जी आपकी ओर आना चाहूंगी। आप क्या मानती हैं, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एक के बाद एक जिस पूरे मामले में जो परतें खुलती जा रही है, नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, कैसे इस केस को देखती हैं आप? अस्मिता, बहुत शॉकिंग है। मतलब मुझे तो मैं इतना टाइम हो चुका है, इस तरह से मैं न्यूज सारी सुनती हूँ, देखती हूँ। योगिता जी से भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत सारी घटनाएं रोज होती हैं, बट अब जिस तरह से हमारा समाज मूव कर रहा है, वो मतलब ऐसा लगता है कोई मूवी चल रही है। अभी तक हम लोग प्रे कर रहे थे कि सोनम सुरक्षित हो, जहां पर भी हो, इस तरह का उनके साथ कोई हादसा ना हुआ हो। और जो कल से खबरें आ रही बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए भी है कि मुझे लगता है एक सोसाइटी के तौर पर अभी वो अवेयरनेस है कि अगर एडल्ट्स या बच्चे कहीं शादी करना चाहते हैं तो पेरेंट्स उस बात को समझें। अभी आप देखिए, दोनों परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। एक की बेटी जिंदगी भर के लिए जेल में रहने वाली और एक का बेटा खत्म हो गया। इस तरह की जोर जबरदस्ती की शादियां कहाँ लेके जा रही है, मुझे समझ नहीं आता। तो इस चीज पे तो बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए और पेरेंट्स को इतना मैच्योर होना चाहिए कि अगर बच्चे कहीं और शादी करना चाहते हैं तो इस तरह के हादसों को तो बिल्कुल आमंत्रित मत करें। वो लड़की की मनस्थिति तो मुझे समझ नहीं आती, क्या सोच की ये बॉलीवुड मूवी जैसा उसने प्लान बनाया, षड्यंत्र बनाया और उसको क्या हासिल हुआ, मुझे तो बिल्कुल मेरे समझ के परे है ये बात। बिल्कुल, ये एक समझ से परे वाली बात है भी, क्योंकि अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, सब कुछ गंवाया गया है। डॉक्टर शोभा जी, आपकी ओर आना चाहेंगे। अगर साइकोलॉजी समझा जाए, क्योंकि आजकल की मानसिकता काफ़ी ज़्यादा बदलती चली जा रही है, और इस पूरे केस में अगर हम देखें, हमारी सहयोगी जब सोनम के घर के आसपास पहुंची, उनके पड़ोसियों से बातचीत की, पता चला कि उसका व्यवहार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अंत में अगर इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि अभी तक इसमें जांच जारी है, तो इसे कहा भी नहीं जा सकता कि सोनम ने ही किया है। आने वाले समय में ऐसा सामने खुलासा होगा, लेकिन अभी जो चीजें आ रही है पड़ताल में, कई सवाल पैदा करते हैं कि आखिर साइकोलॉजी क्या कुछ कहती है यहाँ पर।
मैं ये क्लियर कट तो नहीं कहूंगी कि वो ऐसी थी या नहीं थी, पर यूजुअली क्या होता है किसी भी क्रिमिनल माइंड में अगर जो इस तरह की जो क्राइम को एक अंजाम देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम अचानक से देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो ट्रेट होते हैं पहले से डेवलप्ड होते हैं। ये एक तरह की साइकोपैथोलॉजी होती है जिसमें हमारा जो इड होता है हमारे ऊपर इतना हावी होता है कि हम उस चीज को अंजाम दे देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, गलत होगा, या हमें सजा भी मिल सकती है, उसके अंजाम की हम बिना परवाह हम करते करते हैं। ये एक तरीके से ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें बहुत ज्यादा मूड स्विंग होना, एग्रेशन होना और अबेंडमेंट होना, बिहेवियर, ये इस तरह की वारदात होती हैं, चीजें होती हैं। और ये ट्रेट ऐसा नहीं है, फैमिली वालों को काफी हद तक महसूस भी हो जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उस लेवल तक बात नहीं करते हैं। और इस तरह के डिसऑर्डर वाले साइकोपैथ वाले लोग कभी मानते भी नहीं है और अपने फेस पे भी एक तरीके का ये मास्क लगा के घूमते हैं। तो सोसाइटी में इनकी जो गुडविल होती है, उनका जो कैरेक्टर होता है, कंडक्ट होता है, एक वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अपनी जो ओरिजिनल जो आइडेंटिटी होती है वो एक तरीके से छुपानी होती है। क्योंकि अगर एक आम जो आदमी है, अगर किसी को साइकोपैथ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, और वो शादी अगर नहीं करना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल शोभा जी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है यहाँ पर। पहली बार सोनम का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की पूछताछ में सोनम का दावा, कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की। सोनम की तरफ से ये बयान देते हुए कहा गया है, अब तक की पूछताछ में पहली बार सोनम का बयान सामने आया है। सोनम ने आगे कहा कि मुझे कमरे में बंद करके रखा गया, गाड़ी में बैठाकर मुझे गाजीपुर पर छोड़ा गया, लूटपाट कर मुझे अगवा किया गया। तो यहाँ एक तरफ कई आरोप सोनम के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच जब पुलिस पूछताछ में लगातार जुटी हुई है सोनम से, तो पहली बार ये बयान सामने आया है। सोनम ने यहाँ पर बताया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की, तो वहीं मुझे कमरे में बंद करके रखा गया, गाड़ी में बैठाकर मुझे गाजीपुर छोड़ा गया है। लेकिन कई तरह से सवाल यहां पर पैदा होते हैं कि जब गाजीपुर में पहुंची, एक के बाद एक ये भी सामने आया था कि गाजीपुर में पहुंचने के बाद जिस ढाबे में गाजीपुर पहुंची थी सोनम, वहां पे ढाबा कर्मी से फोन लेकर उसने अपने परिवार वालों से बातचीत की। उस दौरान जिन लोगों ने सोनम को गाजीपुर छोड़ा वो कहां चले गए, ये तमाम सवाल बनते हैं। बहरहाल पूछताछ लगातार जारी है और अब तक ये सबसे पहला बयान सामने आया है सोनम को लेकर। पुलिस सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आई है, पहली बार सोनम का बयान सामने आया, जहां पुलिस की पूछताछ में सोनम ने यह दावा किया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की। क्योंकि लगातार सोनम की भी तलाश की जा रही थी। सोनम जिस स्थिति में मिली वो भी काफी अच्छी नहीं थी, बेसुध सी हालत में सोनम भी मिली थी, और ऐसे में किसी भी एक पक्ष की ओर बढ़ा नहीं जा सकता है। पूछताछ बहरहाल लगातार जारी है, क्या कुछ एंगल है वो निकलकर सामने आएगा, लेकिन कई बार जो एंगल सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। सोनम ने आगे कहा कि मुझे कमरे में बंद करके रखा गया था और गाड़ी में बैठाकर मुझे गाजीपुर पर छोड़ा गया, लूटपाट कर मुझे अगवा भी किया गया, ये भी जानकारी सामने आई है। और लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर सोनम का भी बयान सामने आया है। इससे पहले लगातार सोनम को जिस तरह से अभी पूछताछ की जा रही है, शक के नजर से देखा जा रहा है, कई एंगल देखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सोनम का बयान आया है अब सामने, इसको हम कैसे माने? देखिए, ये शातिर महिला है, मेरा मानना है कि ये कोई मामूली घटना नहीं है जितनी इसने प्लानिंग की है। और जिस कदर इसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, जो कि बॉयफ्रेंड एक छोटा कर्मचारी था इनके फादर की फैक्ट्री में, आप उसकी शक्ल सूरत देखें जो टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही है, ना उसकी कोई हैसियत। मजे की बात यह है कि जो पैसा किलर्स को दिया गया वो पैसा सोनम ने अपने पति से ही ऐंठा है। पति को सोने की चेन पहनवा के ले गई। जब माँ ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई सोने की चेन पहन के क्यों जा रहे हो हनीमून पे, तो उसने कहा कि नहीं, मेरी वाइफ चाहती है, वो सोने की चेन गायब है। तो ये सब जो है, ये सब मैं अब इसमें क्या कहूँ, ये तो बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड लड़की है और बाकायदा इसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा फैक्ट्स के साथ में, जो पूरे हमारी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो कि इन्होंने, इंदौर पुलिस ने पूरी मदद की है और इंदौर पुलिस ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है मेघालय पुलिस की मदद करने में। तो वो तो सारे सामने आ जाएंगे, कब कब इसने किलर्स को सूचनाएं दी हैं, क्या दिया है, वो तो पूरा एक डेटाबेस, पूरा एक चार्जशीट बनेगी। और चार्जशीट ऐसी बनेगी जिसको कि कोई झुटला नहीं सकता है।
और इसमें तो जैसा अभी श्रीवास्तव साहब कह रहे थे, इसमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इसमें सजा की घोषणा होनी चाहिए। एक सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए कि अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति के कोई लोग होंगे तो उनके साथ क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब एक सजा यहाँ पर जरूर सेट करनी चाहिए और एक एग्जाम्पल देना चाहिए। बहरहाल इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आई है कि राजा मर्डर केस में अब नया खुलासा हुआ है। 23 मई को ही राजा की हत्या की गई, तो 23 मई को ही सोनम और किलर वहां से निकल गए। गुवाहाटी में एक दिन रुके थे सोनम और हत्यारे, तो वहीं मेघालय एसआईटी के सूत्रों से यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। पीछे से राजा रघुवंशी पर हमला किया गया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से खुलासा किया गया, राजा के सिर पर 2 बार वार किया गया, हमला किया गया। राजा के सिर में गहरे चोट के निशान भी मिले हैं। तो वहीं जिस तरह से अब सोनम के जो बयान सामने आए हैं, इस एसआईटी की जो रिपोर्ट है, जो जांच है, उसमें से कहीं मेल खाता हुआ यहाँ पर कुछ बयान नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ जो 23 मई को राजा की हत्या की बात कही जा रही है, 23 मई को ही सोनम और किलर वहां से निकल गए, ये भी जानकारी सामने आई है। गुवाहाटी में एक दिन यहाँ रुके थे सोनम और हत्यारे, और मेघालय एसआईटी ने ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है। बताते चले कि पीछे आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है। मैं खुद 17 दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं जाग रहा हूँ 17 दिनों से। आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं 17 दिनों से जाग रहा हूँ। 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी, मैं ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से। उनने 17 दिनों से आपने क्या क्या किया है? पूरा सर्च करा है, पुलिस वालों के साथ घुमा हूँ, पूरा सर्च करा है, पूरा मेघालय सर्च करा है हमने। क्या मांग करते हैं पुलिस वालों से? क्या मांग कर रहे हैं? अभी कुछ भी नहीं, बहन इनोसेंट है, हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात करें। क्या लगता है इनोसेंट है आपकी बहन? राजा की मौत पर अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। तो यह सोनम के भाई की ये बात थी, जहां पर वो कहते हुए नजर आए कि मुझे खुद नहीं पता था ऐसा कुछ हो रहा है, वो खुद तलाश कर रहे थे। और क्योंकि शक के निशाने में अब सोनम का परिवार भी आ रहा है, और ऐसे में अब सोनम के भाई से भी कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जब पूछा गया कि क्या आपकी बहन निर्दोष है, उस दौरान भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी जांच जारी है। अरविंद जी, आपकी ओर आना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से अब एसआईटी की जो जांच बढ़ रही है आगे, और वहीं सोनम का जो बयान है वो मेल खाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब इसको किस तरह से देखें, क्योंकि सोनम का जो बयान है वो अपने आप को पीड़ित बता रही है। क्या ये माना जाए कि अभी भी सोनम बचने की कोशिश कर रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है? ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि उसने सब प्लानिंग कर रखी है। देखिए, 23 मई का मर्डर है, और आप ये देखिए कि सोनम के भाई है ये। तो अब आपको लगता है गोविंद जी आपको लगता है कि क्या बताया है? मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपसे पैर पड़ता हूं, आप मेरी भावनाएं समझिए। आप 10 मिनट रुकिए, आप अगर इंसानियत आप में है तो आप 10 मिनट रुकिए, आप समझिए मेरी बात। नहीं, हम लोग आप समझिए, मैं पिछले 72 घंटे से ऐसे ही जगा हुआ हूँ, मेरी बात समझिए। हम वहाँ पे भी ढूंढ रहे थे, हम यहाँ भी ढूंढने आए हैं। आप सीधे शिलांग से यहाँ चले आए? शिलांग से सीधे चले आए? आपके साथ पुलिस भी आई? नहीं, तो आप अकेले नहीं आए? साहब आप समझ रहे, समझ पा रहे होंगे। 10 मिनट समझ पा रहे, 10 मिनट। दुनिया खत्म हो रही है कि आप खत्म हो रहे हो? आप भी मीडिया यही है, हम भी यही है, हमें आंसर तो ले लें दो। भाई साहब, क्या नाम है? नहीं बता, बताया था रात में। गोविंद जी, आप ही नाम जो उसने रात में सोनम ने आपको फोन करके बताया था, गोविंद जी, वो बता दीजिए। ये सोनम जी भाई है। ये आपसे क्या की थी? बिना पुलिस का नहीं खुलेगा सर। आपको फोन किया था, क्या बोला था सोनम ने? ये सोचो को पता चलती। सोनम, आप लोग अभी मिल पाए हैं कि नहीं बहन से? 1 मिनट सर, ये सोचो को पता चलती। आप रुकेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको, हाथ जोड़ के नहीं। क्या बात हुई थी आपसे? बात क्या हुई? अच्छा, जब फोन किया था, फोन कॉल किया था, तब क्या बोल किया? फोन कॉल करके सोनम पहली बार क्या बोल रही है? अब आप 10 मिनट रुको, हम बहन को मिल लेते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। बात फोन पे जो हुई सर 10 मिनट रुकिए, सारे सवालों के जवाब 10 मिनट। क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोली थी? आपको ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए, हम उनसे पूछ ही नहीं पाए। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी। देखिए, मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर पहले बहन को मिलने दो, आप भी इधर, हम भी इधर। कितना समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन।
20 दिन हो गया, कभी उस पर फोन कॉल पे कभी बात हो पाएगी? राजा की माँ गोविंद जी जिस तरीके से राजा की माँ आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? हम किधर खड़े हैं? लेना चाहते हो आप? जान तो राजा की गई, आपके ऊपर आपकी बहन के ऊपर आरोप लगाए, आप आज से आरोपों से नहीं भाग सकते। मैं अभी कुछ भी बयान नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के पैर पड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे पहले मिलने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको बयान करूँगा। हम लोग यही पूछ रहे तो सोनम के भाई गोविंद को हम सुना रहे हैं, जहां लगातार उनसे सवाल किया जा रहा है, हालांकि अभी वो सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं और हालांकि 10 मिनट का समय जरूर मांग रहे हैं और अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। शैलेंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि लगातार हम उनके भाई के जो बाइट्स हैं वो सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। भाई पर भी शक है, परिवार वालों पर भी शक है कि कहीं ना कहीं उन्हें पहले से कुछ पता था, कुछ जानकारी होगी, लेकिन जिस तरह से गोविंद जी की जो हम स्थिति देख रहे हैं, क्या माना जाए, क्या यहाँ पर उनकी संलिप्तता नजर आ रही है? देखिए, जो भी एक्यूज का स्टेटमेंट होता है वो वेरीफाई होता है कोरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन के लिए। वो कोई एविडेंशियरी वैल्यू उसकी बहुत वीक होती है। तो अभी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी बनी है, एसआईटी के पास कुछ एविडेंस होगा, तभी उन्होंने 3 लोग को अरेस्ट किया, उनके भी स्टेटमेंट होंगे। ये सब चीज़ 2-4 दिनों में, 2-4 घंटों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले मैंने एक पिक्चर देखी, अभी आपसे बात कर रहा था, हिंदी पिक्चर है, याद नहीं पड़ रहा, लेकिन ये पूरा प्लॉट उसी पिक्चर का है। तो इसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सेम प्लॉट पे एक हिंदी मूवी बनी है, मैं 15-20 साल पहले देखा हूँ, मुझे नाम अभी याद नहीं पड़ा है। आपके दर्शक देख रहे होंगे, उनको याद होगा ये मूवी। एग्जैक्ट इसी प्लॉट पे एक फिल्म बनी है। तो ये जो ये कह रहे हैं, मतलब एक ये भी है कि उसकी बहन और एक्यूज है, उसको भी शॉक लगा होगा। ऑब्वियसली हनीमून पे ऐसे कोई नहीं भेजता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या प्लान है, कैसा है, उनको भी शॉक लगा है। तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद जब वो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक ज़रूर होता है कि मतलब बचाने के लिए पूरा परिवार लग जाता है, भले ही कितना भी गलत हो। मैं ही अगर कोई मर्डर कर रहा हूँ तो मेरे घर वाले मुझे बचाने में, मेरी जमानत में लग जाएंगे। लेकिन जो अभी अरुण सर ने बोला वो भी एक सच है, और सर बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने बहुत सारे केसेस किए हैं, और जो उन्होंने कहा कि इसके पूरे के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है, ऑब्वियसली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये ट्रायल होगा और आपके सामने रिजल्ट होगा। और क्योंकि 2 स्टेट के मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी स्टेट में कोई अथॉरिटी नहीं होती है। और ये तो केस कंक्लूड होगा, जो भी फैक्ट्स हैं, सच है, वो सामने तो आ ही रहा है। 1-2 दिन में और डिटेल्स आ जाएंगे। किसी कहने से नहीं होता है कि हमारी किडनैपिंग हुई थी, वो एविडेंस होता है, वो पुलिस के पास सब एविडेंस होता है, ट्रैकिंग होती है। तो ऐसे नहीं है, इतना आसान नहीं है किसी को बच पाना, पर्टिकुलरली इतने हाई प्रोफाइल केस में, जिसमें 2 स्टेट के डीजीपी, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल। खैर, ये तो अब समय के साथ पता चलेगा कि आखिर और क्या कुछ खुलासे होते हैं। अमृता जी, क्योंकि अब जब फिल्मों का जिक्र आया ही है, तो फिल्में अक्सर बनती हैं कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हैं और उससे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसको धारण करें, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जिस तरह से जो केसेस सामने आते हैं वो नेगेटिविटी को ज़्यादा अपनी ओर खींचते हैं और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, मुझे लगता है शैलेंद्र सर शायद कर्ज मूवी की बात कर रहे थे, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने शायद वो रोल प्ले किया था, जो हम ये लड़की का सुन रहे हैं। और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट मुझे लगता है आजकल सब कुछ उल्टा हो रहा है। मूवीज बनती हैं और लोग उनसे इंस्पायर होकर इस तरह के क्राइम कर रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि KGF से इंस्पायर होकर उन्होंने कोई क्राइम किया, कभी एनिमल मूवी का कुछ हम सुनते हैं, अभी आप ये देखिए। तो मुझे तो लगता है अभी ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि हमारी रियल लाइफ जो होती है उसके ऊपर मूवीज बनती है। मुझे लगता है आजकल जो अजीब से क्रिमिनल मूवीज बनती है, लोग उनसे इंस्पायर होकर क्राइम करने लगे हैं कि अच्छा ये तरीका, अच्छा इस तरह से बचा जा सकता है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्या हो रहा है समाज में, लोगों की मनोदशा क्या हो चुकी है, क्या वो फिल्मों से सीख रहे हैं, क्या हम पे फिल्में बन रही हैं, सब कुछ अजीब है। मतलब मुझे तो लगता है अभी इस तरह की वारदातों से बहुत ज्यादा सीखने की भी जरूरत है कि एक समाज के तौर पर हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी दिशा क्या हो चुकी है, और हम मतलब अपने आप को कहाँ देखते हैं एक इंडियन के तौर
तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पर, और इसको बदलने की मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, काफी ज्यादा जरूरत है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा शोभा जी आपसे है, क्योंकि जैसा कि पहले आप जिक्र कर रही थी कि ये एक साइकोलॉजी होती है, इन दिनों चर्चा में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी काफी ज्यादा है, और इसी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये केस भी नजर आ रहा है। और एक जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी उसमें ये सामने आया था कि दुनिया में 75% लोग जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि एनपीडी से प्रभावित हैं। ऐसे में ये समाज में इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इससे कैसे बचा जाए और कैसे लोगों को इस डिसऑर्डर से बचाया जा सके? देखो, ये जो आपने केस बोला है, ये नार्सिस्ट, प्योरली तो नार्सिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, कहीं ना कहीं एंटी सोशल भी है। और क्योंकि इनमें कभी भी ना उसका रिजल्ट क्या होगा, हमें लोगों की कितनी मोरल वैल्यू खराब होती है, उस सब चीजों की हम परवाह नहीं करते हैं। बट हाँ, नार्सिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अभी तक भी जो भी रिसर्च आई है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन टकराता है। नार्सिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें अंदर डोमिनेटिंग फीचर्स होते हैं कि वो उनकी जो सत्ता जो होती है वो सर्वोपरि होती है। उसके लिए चाहे किसी दूसरे का कत्ल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इमोशन से लड़ना पड़े, बट वो अपनी बात को हमेशा आगे रखते हैं। एग्रेसिव बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डिल्यूजन भी होते हैं। तो ये इस तरह के ट्रेट होते हैं। कई बार इनके कारण होते हैं कि अगर कोई जैसे चाइल्डहुड हमारा कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहा है, या हम किसी की पर्सनैलिटी देख के ट्रेट हम सीख लेते हैं। रही बात मैनेजमेंट की, तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, ये लोग क्या होते हैं, ये दूसरों को अफेक्ट करते हैं, ये खुद कभी अफेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब इनके साथ जो रहने वाला पर्सन है या आसपास के जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, और उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं इनको पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, बट वो मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत रिजिडनेस होती है कि नहीं, मैं जो हूं वो सही है। इसलिए कई बार इनके मैनेजमेंट में, अंडरस्टैंडिंग करने में, इनको जो है रिलाई कराने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल, अगर शोभा जी सोनम की पर्सनालिटी को समझा जाए तो ये किससे ज्यादा रिलेट कर पाती है? ये मोस्टली जो है एंटी सोशल से ज्यादा रिलेट कर पाती है, और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन के भी फीचर्स होते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट दूसरे को, अपने क्लोज वन को परेशान करता है, पर वो तो उसने परेशान नहीं किया, वो तो प्रेमी के साथ मिलकर उसने एक प्लॉटिंग की, क्रिमिनल माइंड को उसने अंजाम दिया, बिना उसके मोरालिटी को समझे। ये भी नहीं सोचा दूसरे की मैं लाइफ खराब कर रही हूँ, या उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या आगे चल के मुझे भी सजा हो सकती है, क्योंकि क्राइम कभी भी छुपता नहीं है, चाहे कितने ही आपने तह के अंदर किया हो। बिल्कुल बिल्कुल शोभा जी, आएंगे वापस इसी बीच।